हेलो नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है बीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आप देखना शुरू कर चुके हैं 10वीं विज्ञान का पहला पाठ, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जो पाठ है वो पहला पाठ अपन पढ़ने जा रहे हैं। जिनके पहले वीडियो में अपन ने पढ़ा क्या, रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में पढ़ा। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है अपन ने थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। अपन ने कहा सर, जो क्रिया करते हैं उनको बोलते हैं अभिकारक या क्रियाकारक, और क्रिया करने के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसको बोलते हैं उत्पाद या क्रियाफल। उत्पाद या ये हो गया कोई रासायनिक परिवर्तन। अब आज अपन पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, सबसे पहले अपन ने हेडिंग जो लगा रखी है पहले प्रकार की, वो आपको दिख रही होगी, वो है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी? संयोजन अभिक्रियाएं। अब क्या होती है संयोजन अभिक्रियाएं? देखो, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। क्या मतलब होता? जुड़ना। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। पेंटिंग हो रही है जबरदस्त जबरदस्त अपने आप ही। मतलब होता है जुड़ना। अरे भाई, दिख ही नहीं रहा ये तो इसी में। का अर्थ होता है जुड़ना। जुड़ना। इनको एक नाम और आपको दिखने को मिल सकता है, संकलन अभिक्रियाएं। जुड़ना, संयोजन, संकलन, है ना? समझ पा रहे हो? जुड़ना। अब देखो, किस चीज का जुड़ना, इनकी परिभाषा होती है वे अभिक्रियाएं। वे अभिक्रियाएं। आप सभी बच्चों से निवेदन रहेगा कि जब भी आप वीडियो देखने बैठे, पेन कॉपी रजिस्टर लेकर साथ बैठे, आराम से समझे पहले, और जब समझ में आ जाए तो वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बनाते चलें। हो सकता है एक बार आप रफली लिख लीजिए, वीडियो खत्म होने के बाद उसको अपनी फेयर कॉपी में उतार लीजिए, आपको सुविधा रहेगी। अपन एकदम इजी तरीके से आराम से पढ़ेंगे और साथ साथ नोट्स भी तैयार हो जाएंगे आपके। तो भागने की जरूरत नहीं है, अपन आराम से प्यार से पढ़ेंगे। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक, वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर, संयोजन आ गया ना, जुड़ना, जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं। एकल उत्पाद बनाते हैं, क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया। तो ये तो हो गई इनकी परिभाषा। अब अपन बात करते हैं इनके एग्जाम्पल पर। देखो, पहला उदाहरण इनका सबसे इजी समीकरण कि कोयला लिया, उसको जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी सर। अगर दूसरे एग्जाम्पल, सॉरी, अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो अपन लिख सकते हैं जल का निर्माण। जल का निर्माण, इसका नाम लिख लेते हैं अपन। देखो, कोयले का दहन। कोयले का, ये जो समीकरण है वो कोयले के दहन की है। आप जितनी भी समीकरण अपनी एनसीईआरटी में है वो आपको याद रखनी होगी, क्योंकि पूछी जा सकती है कि कोयले के दहन की समीकरण लिखिए, जल के निर्माण की समीकरण लिखिए, तो अपन साथ साथ याद रखेंगे इनको। देखो, तो कोयले के दहन की समीकरण है C+O2CO2। जल के निर्माण की समीकरण हो जाएगी H2+O2 H2O। H2O। संतुलित की बात करें, इस पे अपन एक अलग से वीडियो बना लेंगे कि समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं, पर अभी थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा बता देता हूं। संतुलित समीकरण का मतलब ये होता है
कि वे रासायनिक समीकरण हैं जिनमें अभिकारक और उत्पाद में परमाणु या तत्वों की संख्या बराबर हो। जैसे इस पहली समीकरण में देखो, तीर के निशान के बाईं तरफ होते हैं अभिकारक, ये अभिकारक है, अभिकारक, और ये है उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद दोनों में आप देखो, अभिकारक में कार्बन कितना है, 1, उत्पाद में भी कार्बन कितना है, 1। अभिकारक में ऑक्सीजन है 2 और उत्पाद में भी कितने हैं, 2। तो ये समीकरण पहले से संतुलित है, इसको संतुलित करने की जरूरत नहीं है। जल के निर्माण में देखो, अभिकारकों में हाइड्रोजन है 2, उत्पाद में भी हाइड्रोजन है 2। अभिकारक में ऑक्सीजन 2 है मगर उत्पाद में ऑक्सीजन 1 है। अब 1 को कितने से गुणा करें कि वो 2 हो जाए, 2 से। पर वो 2 अपन यहां नहीं लिख सकते, वो पूरे सूत्र के सामने लिखना पड़ेगा। ये अपन ने यहां 2 लिख दिया, पर सर यहां 2 लिख देने से ऑक्सीजन तो 2 हो गए, पर हाइड्रोजन देखो बेटा, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 4 हो गए, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो क्या करें, 2 को कितने से गुणा करें, ये भी 4 हो जाए। पीछे वाली लाइन वाला बच्चा बताएगा, 2 से। अब देखो, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। तो ये समीकरण अब संतुलित है सर, ठीक है। तो ये हो गया जल का निर्माण। तो 2 एग्जाम्पल हो गए हमारे सामने संयोजन अभिक्रिया के, कि वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद बनाए संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती है। इनको पहचानने का तरीका देख लीजिए, 2 प्रकार के अभिकारक है, 1 प्रकार का उत्पाद है, 2 प्रकार के अभिकारक है, 1 प्रकार का उत्पाद है। इसका मतलब 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़ेंगे, एकल उत्पाद बनाएंगे, संयोजन अभिक्रियाएं कहलाएगी, जिसमें कोयले का दहन और जल का निर्माण। एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है संयोजन का, इसमें थोड़ा ध्यान देना, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो चीजें काम में आने वाली है, जो सूत्र फॉर्मूला काम में आने वाले हैं, उनसे बहुत सारी चीजें सवाल बनेंगे आगे जाकर। देखो, जैसे अपन बाजार से लेकर आते हैं CaO। अब सर ये CaO क्या होता है, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। इसी को बोला जाता है बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा चूना भी बोलते हैं। इसको घर में लाके अपन ने इसको डाल दिया पानी में, H2O। जैसे ही अपन ने इसको पानी में डाला तो जो निर्मित होगा वो होता है CaOH का होल ट्वाइस। इसको बोला जाता है, पढ़ा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। OH है ना, उसको हाइड्रोक्साइड पढ़ा जाता है, हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी का एक नाम और होता है बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। तो इस समीकरण को अपन ने संयोजन अभिक्रिया की कैटेगरी में क्यों रखा, इसलिए रखा कि देखो इसमें 2 प्रकार के अभिकारक है, एक अभिकारक है कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा अभिकारक है जल, और एकल उत्पाद बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। अब अपन क्या देखो, फायदा ये रहेगा, थोड़ा सा समझ के चलना। एक समीकरण आप एक अभिक्रिया के प्रकार में पढ़ोगे, वही समीकरण आपको, खासकर ये समीकरण आपको आगे और जो अभिक्रियाओं के प्रकार है वहां भी काम में आ जाएगी, सेम टू सेम काम में आ जाएगी। कैसे, जैसे एक ही व्यक्ति है, जैसे तुम्हारे पिताजी है, वो किसी के मामा है, तुम्हारे पापा है, किसी के चाचा है, किसी के ताऊ है। तो एक ही इंसान अलग अलग मतलब अलग अलग पक्षों में अलग अलग रिश्ते हो सकते हैं, उनके रिश्तों का नाम अलग अलग हो सकता है। वैसे ही एक ही समीकरण अलग अलग अभिक्रियाओं के प्रकार में भी काम में आ जाएगी।
तो अपन थोड़ा आगे भी और पढ़ेंगे। देखो, तो ये चीजें हो गई, इनमें याद रखने वाली चीज है। कई बार डायरेक्टली इजी बना के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिना बूझा चूना क्या होता है, बोला कैल्शियम ऑक्साइड, फॉर्मूला लिखो CaO। अरे सीधी सी बात है, आग है, बुझा दिया, पानी डाल दिया और बुझा हुआ चूना बन गया। बिना बूझा चूना था, पानी डाला या पानी में डाला और वो बुझ गया तो नाम पड़ गया बुझा हुआ चूना। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, बुझे हुए चूने का फॉर्मूला लिखिए, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ठीक है, ये थोड़ा याद रखना। इसमें तुम्हें कई किताबों में यहाँ पर पूरी समीकरण भी लिखी हुई मिल जाएगी। उष्मा, तो ये एक अभिक्रिया का अलग प्रकार होता है, उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, वो अपन आगे पढ़ेंगे, है ना। तो ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। अब चलते हैं अपन अभिक्रियाओं के दूसरे प्रकार पर, जिनको बोला जाता है वियोजन अभिक्रिया। क्या बोला जाता है बच्चे? वियोजन अभिक्रिया। इनका एक नाम और होता है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया। जैसे संयोजन का अर्थ क्या था? संयोजन का अर्थ था जुड़ना, तो वियोजन का अर्थ क्या होगा? टूटना। विपरीत हो गई ना संयोजन के। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आया कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, या संयोजन को वियोजन के विपरीत क्यों कहा जाता है? भाई सीधी सी बात है, संयोजन का मतलब जुड़ना, वियोजन का मतलब टूटना। ठीक है, जैसे अपन ने कहा था संयोजन यानी जुड़ने के लिए कम से कम 2 अभिकारक चाहिए तो वो जुड़ जाएंगे। तो हमने कहा 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़े और एकल उत्पाद बनाए तो संयोजन अभिक्रिया। पर टूटने के लिए तो 2 होना जरूरी नहीं है। जैसे ये एक पेन है तो ये भी टूट जाएगा, तोड़ के नहीं दिखाऊंगा, आर्थिक संकट आ जाएगा सर, निकाल दिया जाएगा हमें यहाँ से, है ना। इसलिए तो एक अभिकारक, तो इसकी परिभाषा बन जाएगी कि वे अभिक्रियाएं जिनमें एकल अभिकारक टूटकर यानी वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। उत्पाद का निर्माण करते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एकल अभिकारक टूटता है और 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। अब एग्जाम्पल से पहले इसमें एक चीज का ध्यान देना, ये टूटने के 3 आधार हो सकते हैं। किसी भी अभिकारक के टूटने के 3 आधार हो सकते हैं। कैसे समझना? या तो वो एकल अभिकारक टूट सकता है उष्मा के कारण, उसको बोलते हैं उष्मीय वियोजन। देखो वियोजन तो है, यानी अभिकारक एकल अभिकारक टूटेगा और 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाएगा। अगर वो टूटेगा किस कारण? अगर वो टूटेगा उष्मा देने से, या अपन कहे ताप देने से, तो कई जगह यहाँ तापीय वियोजन या तापीय अपघटन भी लिखा मिल सकता है। वियोजन और अपघटन एक ही है, इसमें कंफ्यूज मत होना। टूटना कि उष्मा या ताप के कारण टूटता है तो उष्मीय या तापीय वियोजन हो सकता है। वो विद्युत के कारण टूट जाए, उसको कहा जाता है विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन। विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन। अपघटन वियोजन कंफ्यूज मत होना, एक ही चीज है। तीसरा है वो प्रकाश के कारण, लाइट के कारण। तो प्रकाशीय वियोजन या प्रकाशिक अपघटन, ये 3 प्रकार है सर इसके वियोजन के, कि वे अभिक्रियाएं जिनमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं उनको वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं, अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। ये अभिक्रियाएं मुख्यतः 3 प्रकार की हो सकती है। फिर कह सकते हैं कि ये पुनः 3 प्रकार की है। पहला उष्मीय वियोजन, दूसरा विद्युत वियोजन और तीसरा हो जाएगा प्रकाशिक अपघटन। कहने का मतलब, यदि एकल अभिकारक उष्मा या ताप के कारण टूट रहा है तो उष्मीय वियोजन, तापीय वियोजन। गर्म करने से टूट रहा है तो, अगर बिजली यानी विद्युत के कारण टूट रहा है तो विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन, और अगर प्रकाश के कारण टूट रहा है तो प्रकाशीय
वियोजन या प्रकाशिक अपघटन। अब इन तीनों को अपन अलग अलग पढ़ लेते हैं। देखो, सबसे पहले जो अपन ने ये लिखा है वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं, अपघटन अभिक्रियाएं, इनमें पहला इनका प्रकार पढ़ लेते हैं अपन उष्मीय वियोजन, जिसको तापीय अपघटन या तापीय वियोजन भी बोला जाता है। अपघटन और वियोजन एक ही चीज है, टूटना। देखो, जैसे अपन ने लिया FeSO4, अगर इसको अपन गर्म करें तो ये टूट जाएगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में कि कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को बोला जाता है चूना पत्थर। ये तो एक्स्ट्रा नाम है ना, घर वाले दौड़ा काड़ा, ये याद रखना रे भाई। देखो, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे चूना पत्थर भी बोलते हैं, अगर इसको गर्म किया जाए, ये जो त्रिभुज बिठाया मिल जाए ना तीर के निशान पे, इसका मतलब होता है गर्म करना। कि कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे अपन गर्म करेंगे तो इससे बनेगा CaO। और सर इसे तो अभी थोड़ी देर पहले देखा था, तुम्हें कहीं देखा है? देखो, तो यहां बन जाएगा, एक बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका एक नाम बताओ और एक्स्ट्रा, पीछे ही पीछे वाली रो वाले बताएंगे, ये जो उबासी मार रहा ना वो बताएगा पहले। इसका नाम होता है बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना। ठीक है, तो यहाँ ही सब इन दोनों विक्रियाओं में देखो आप, पहली विक्रिया में जो आयरन सल्फेट है, तो फेरस सल्फेट है FeSO4, वो वियोजित हो रहा है, एक अभिकारक वियोजित हो रहा है और 3 प्रकार के उत्पाद बना रहा है। हमने कहा एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, यहाँ 3 उत्पाद बन रहे हैं। यहाँ देखो, FeSO4 टूट के Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये गैसें हैं। गैस के लिए ये तीर का निशान लगाया मिल सकता है, या यहाँ पर आपको G लिखा हुआ मिल सकता है ना। तो पहली विक्रिया में हम देख रहे हैं कि आयरन सल्फेट जब वियोजित होता है तो Fe2SO2, Fe2O3, SO2 और SO3 बन रहा है, तो वियोजन अभिक्रिया है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट के उसमें वियोजन की रासायनिक समीकरण लिखिए, तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी समीकरण में देखिए, जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसको चूना पत्थर भी कहते हैं, अगर हम इसको उचित ताप दे गर्म करें तो ये टूट कर, अब देखो उष्मा के कारण यानी गर्म करने के कारण दोनों वियोजन हो रहे हैं ना, तो इनका नाम है तापीय अपघटन या उष्मीय वियोजन। ठीक है, तो चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रही है, इसका मतलब 2 प्रकार के उत्पाद बन रहे हैं, एकल अभिकारक है, तो ये वियोजन यानी तापीय अपघटन यानी उष्मीय वियोजन कहलाएगा। उसी प्रकार अगर अपन अगले वियोजन की बात करें, तो यहां पर अगला वियोजन चित्र देखो पहले से बना रखा है। इस दूसरे वियोजन या अपघटन का प्रकार अपन ने लिखा था जल अपघटन। अब बेटा कई बच्चे है ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, संयोजन में भी जल का नाम आया था, मगर वो था जल का निर्माण, वो था जल का निर्माण, जल का निर्माण। ये देखो, जल का निर्माण था वो H2 प्लस O2 H2O, 2 प्रकार के विकारक मिलकर एकल उत्पाद बना रहे हैं, तो हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया है। अभी अपन पढ़ रहे हैं इसमें जल का अपघटन यानी जल अपघटन, और जल का अपघटन कौन सा, विद्युत, तो इसको अपन बोल सकते हैं जल का इसको अपन बोल सकते हैं जल का विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन, यानी जल को विद्युत के कारण तोड़ेंगे या विद्युत की मदद से तोड़ेंगे। देखो कैसे, देखो जैसे अपने समीकरण लिख लेते हैं एक बार, H2O जल लिया, और अगर यहाँ उष्मा लिखते तो ये हो जाता उष्मीय वियोजन, मगर यहाँ हम कह रहे हैं कि जल का विद्युत अपघटन यानी विद्युत के द्वारा अपघटन होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे विद्युत धारा। कि जल में से अगर विद्युत धारा प्रवाहित करे
तो उससे प्रोडक्ट प्राप्त होगा H2 और O2, दोनों ही गैसें हैं H2 और O2। कि जल का जब अपन विद्युत अपघटन करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो एक गैस प्राप्त होती है हाइड्रोजन और एक गैस प्राप्त होती है ऑक्सीजन। अब संतुलित देख लेते हैं। यहां जल में हाइड्रोजन, अभिकारक में 2 हाइड्रोजन है, उत्पाद में भी 2 हाइड्रोजन है। अभिकारक में 1 ऑक्सीजन है सर, उत्पाद में तो 2 ऑक्सीजन है, तो फिर 1 को कितने से गुणा करें? शाबाश, 2 से। पर 2 से गुणा करने से हाइड्रोजन 4 हो गए सर अभिकारक में, उत्पाद में तो हाइड्रोजन 2 ही है, तो 2 को किससे गुणा करेगी? वो भी 4 हो जाए 2 से। तो ये जल के विद्युत अपघटन की संतुलित रासायनिक समीकरण हो गई। जल के विद्युत अपघटन की संतुलित रासायनिक समीकरण हो गई। अब इसका क्रियाकलाप दे रखा है अपनी बुक में, तो अपन इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ लेते हैं। देखो करा क्या है, सर्वप्रथम अपन एक प्लास्टिक का मग ले रहे हैं। किसका? प्लास्टिक का मग ले। प्लास्टिक के मग के तले में 2 छेद कर रहे हैं, एक यहां पर एक यहां पर। 2 छेद करके उनमें रबर स्टॉपर लगा रहे हैं। रबर की डॉट लिखा हुआ मिलेगा तुम्हारी बुक में। वो इसलिए ताकि अगर इसमें अपन पानी डालें तो उन छेद से डायरेक्ट वो बाहर नहीं निकल जाए। और रबर स्टॉपर लगा के यहाँ पर 2 धातु की छड़ लगा दी अपन। ये जो देखो ब्लू कलर में है वो धातु की छड़ है, और धातु की छड़ को बोला जाता है इसे प्रयोग में इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड हमेशा 2 प्रकार के होते हैं, कैथोड और एनोड बोला जाता है इनको। जो एनोड होता है वो बैटरी के प्लस से जुड़ा होता है, कैथोड होता है वो बैटरी के माइनस से जुड़ा होता है। यहाँ चित्र में देखो आप, ये जो नीले कलर की 2 धातु की छड़ है जिनको अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। कार्बन की छड़ भी बोल सकते हैं इनको। तो ये जो इलेक्ट्रोड है, कार्बन की छड़ को प्रयोग ले सकते हैं या धातु की छड़ हो सकती है। तो देखो ये जो 2 इलेक्ट्रोड है, इनमें ये जो इलेक्ट्रोड है वो कैथोड क्यों कहला रहा है? क्योंकि ये इस बैटरी के माइनस से जुड़ा हुआ है, और जो बैटरी के माइनस से जुड़ा हुआ है वो कैथोड है। देखो बैटरी के माइनस से जुड़ा है वो क्या है? कैथोड। इधर देखो ये जो नीला कलर की दूसरी धातु की छड़ या कार्बन की छड़ है वो जुड़ी हुई है इधर बैटरी के प्लस से, और जो बैटरी के प्लस से जुड़ा हुआ है वो क्या कहलाता है? एनोड। क्या कहलाता है? एनोड। तो ये देखो प्लस प्लस वाले को अपन यहाँ यहाँ वो लिख देता हूं मैं, एनोड। ये माइनस वाला अपन कह देंगे कैथोड। कि ये जो छड़ है वो है कैथोड, ये छड़ है वो एनोड। तो करा क्या, एक मग लिया, तले में 2 छेद किए, 2 धातु के इलेक्ट्रोड या कार्बन की छड़ लगा दी जिनको अपन इलेक्ट्रोड कह रहे हैं। एक को बैटरी के प्लस से जोड़ दिया, एक को बैटरी के माइनस से जोड़ दिया। जो माइनस से जुड़ा है उसको कहते हैं कैथोड, जो प्लस से जुड़ा है उसको कहते हैं एनोड। अब इनके ऊपर उल्टा करके कांच की 2 परत नली रख दी। ये देखो ये जो व्हाइट कलर में आपको दिख रही है वो दोनों क्या है? परत नली। प्रयोगशाला में आपने देखी होगी, स्कूल की जो लैब है उसमें आप देख लेना, नहीं है तो इमेजिन कर लेना, माना की है ना। देखो तो ये जो 2 परत नली है उनको उल्टा करके उन इलेक्ट्रोड पे रख दिया सर। सीधे इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर उल्टा करके रख दिया। अब क्या करा, इस मग के अंदर, इस प्लास्टिक मग के अंदर पानी डाला गया। देखो यहाँ अपन ने जो कार्बन यानी कार्बन का अपरूप होता है ना ग्रेफाइट, उसकी छड़ ली है। रोड का मतलब छड़ है, तो ये धातु की छड़ भी हो सकती है। ग्रेफाइट रोड यानी ग्रेफाइट की छड़ है। ग्रेफाइट कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। ये कार्बन की ही छड़ है ना, कार्बन की बोलते हैं या ग्रेफाइट की, ठीक है। तो अपन कह रहे हैं इन दोनों में प्रणालियों में जब पानी, ऐसे पानी डाल के, और जैसे अपन ने स्विच ऑन किया, ये अपन स्विच बोल सकते हैं, जैसे हम स्विच ऑन करेंगे विद्युत धारा इसमें जाएगी। जल में जैसे ही विद्युत धारा जाएगी तो 2 गैसें बनेगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब देखो सवाल ये आता है कई बार कि हाइड्रोजन कौन से इलेक्ट्रोड पर बनेगी, ऑक्सीजन कौन से इलेक्ट्रोड पर बनेगी, और इन दोनों में ज्यादा कौन बनेगी, कम कौन बनेगी, या यूं कहूं दुगुनी कौन सी बनेगी, आधी कौन सी बनेगी। तो इस समीकरण को देख के बताओ आप। अब विकारक को एक बार छोड़ो, उत्पाद में ये बताओ हाइड्रोजन के कितने मोल बन रहे हैं? 2। ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं लिखा तो यहां मान लेते हैं 1। इसका मतलब, और यहां देखो जल के कितने अणु लिए? 2।
कहने का मतलब ये होगा कि जब भी आप जल से विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो दो जल के अणुओं का जब विघटन होगा तो दो अणु तो बनेंगे हाइड्रोजन के और एक अणु बनेगा ऑक्सीजन का। तो ज्यादा कौन सी गैस बनी? ज्यादा गैस कौन सी बनी? ज्यादा गैस बन गई दो अणु यानी हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के अणु बन रहे हैं दो, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यानी अणु बन रहा है एक। तो ज्यादा गैस बन गई हाइड्रोजन, और कितनी ज्यादा? दोगुनी। या यूं कह दूं ऑक्सीजन हाइड्रोजन की क्या है? आधी। वो भाषा का ही तो फर्क है, बाकी बात तो एक ही है। अब सवाल ये आता है कि कैथोड पे कौन सी गैस बन रही है, एनोड पे कौन सी गैस बन रही है। तो आपको याद यूं रखना है, देखो एक अपन ऐसे चीजें रिलेट कर सकते हैं वरना वे रटना पड़ेगा, तो इसलिए मैं समझाने के तरीके से आपको बता रहा हूं कि ऐसे याद रख लेना कि जो हाइड्रोजन होता है उसको अपन मैक्सिमम है ना, जब भी लिखते हैं तो ऐसे H+ लिखते हैं। याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं कि पता रहे हमें। और ऑक्सीजन को अपन ऐसे O2- यानी ऐसे माइनस लिखते हैं। अब हमें पता है जिस पे प्लस होता है वो जाता है माइनस पर, और जिस पे माइनस होता है वो जाता है प्लस पर। तो मैं कह रहा हूँ हाइड्रोजन पे चार्ज क्या है, बोला प्लस है, प्लस है तो वो जाएगी माइनस पे। और माइनस कौन है? कैथोड। तो कैथोड पे कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन। ये याद रखना है कौन से इलेक्ट्रोड पर कौन सी गैस बनती है। और एनोड पर कौन सी गैस बनेगी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या होता है? माइनस। वो किस इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगी? प्लस की तरफ। और प्लस चार्ज किस इलेक्ट्रोड पर होता है? एनोड पर। तो ये तो फैक्ट की तरह याद रह जाएगा कि हाइड्रोजन बनेगी कैथोड पर, ऑक्सीजन बनेगी एनोड पर। हाइड्रोजन ऑक्सीजन की दो गुनी बनेगी, ये देखो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन की आधी मात्रा में बनेगी। तो ये हो गया। एक अपन अपने तरीके से भी कुछ चीजें बना सकते हैं कि हमें याद रहना चाहिए सर बस। तो देख लो इसमें, ये ए और ये ओ यानी ए। ऑक्सीजन का पहला अक्षर ए, एनोड का पहला अक्षर ए। ये दोनों ही ए आ ई उ ए आई ओ औ अंग में से है, स्वर में से है। यहां देखो, ये क और ये है व्यंजन में से आ गया। क ख ग में तो आता है। वैसे रिलेट कर लेना, बाकी फैक्ट से याद रखो तो सीधा याद रह जाएगा कि हाइड्रोजन पे प्लस होता है, प्लस आएगी माइनस पे, माइनस होता है कैथोड पे। यानी कैथोड वो होता है जो माइनस से जुड़ा होता है बैटरी के। एनोड प्लस होता है इसलिए उस पर माइनस चार्ज वाली गैस आएगी, वो है ऑक्सीजन। बेहद महत्वपूर्ण है, विद्युत अपघटन बेहद महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट बड़ा क्वेश्चन आ सकता है कि जल के विद्युत अपघटन को सचित्र वर्णन कीजिए, तो आपको ये चित्र, समीकरण पूछे तो ये, और गैसों की मात्राएं पूछे तो आपको समीकरणों से याद रह जाएगी। तो ये दूसरा प्रकार हो गया विद्युत अपघटन। अभी अपन देखो, एक मिनट, ठीक है। अब पहला प्रकार अपन ने वियोजन या अपघटन का कौन सा पढ़ा? उष्मीय वियोजन। दूसरा कौन सा पढ़ा? विद्युत अपघटन। और लास्ट इसका तीसरा प्रकार होता है वियोजन का ही, अपघटन का ही तीसरा प्रकार होता है प्रकाशिक अपघटन। प्रकाशिक अपघटन या प्रकाशिक वियोजन भी बोल सकते हैं इसको, है ना, प्रकाशिक वियोजन। देखो नाम में ही परिभाषा पढ़िए इसकी कि अब की बार जो वियोजन होगा वो प्रकाश के कारण होगा, लाइट के कारण होगा। इसमें आपके एनसीईआरटी में दो समीकरण दी हुई मिलेगी आपको, एक मिलेगी AgCl और एक मिलेगी AgBr की। AgCl को बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, और इसको बोलते हैं सिल्वर यानी चांदी, है ना, Ag चांदी होती है। AgOg ये लो सुनो जी। देखो सिल्वर ब्रोमाइड, इन दोनों को ही अपन क्या करेंगे, सूर्य के प्रकाश में रख देंगे, लाइट में रख देंगे, प्रकाश। ओ भाई प्रकाश ही बड़े हो गए। ये हो गया प्रकाश। तो एकल अभिकारक है, टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा, यहां बनेगा सिल्वर और Cl2, ये हो गई गैस। और यहां बन जाएगा Ag और Br2। लो सॉरी, ये लो Ag और Cl2, Ag और Br2 संतुलित कर लेते हैं।
यहाँ AG1 है, यहाँ OG, अच्छा OG नहीं AG, यहाँ AG1 है, यहाँ AG1 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, वहां क्लोरीन 2 है, तो 1 को कितने से गुणा करें? 2 से। जैसे ही 2 से गुणा करोगे AG भी 2 हो जाएंगे, तो यहाँ भी AG को 2 करना पड़ेगा। सेम प्रोसेस यहाँ रहेगी, Br 2 है, Br 1 है, तो 2 से गुणा कर दें, यहाँ भी 2 AG, यहाँ 1, तो यहाँ 2 लिख देते हैं। ये समीकरण हो गई। तो इन दोनों समीकरणों में हम देख रहे हैं एकल अभिकारक है, एक प्रकार का अभिकारक है, दो प्रकार के उत्पाद बना रहा है, तो वियोजन, वियोजन अभिक्रिया हो गई। इनमें से ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको श्याम श्वेत फोटोग्राफी, सॉरी श्याम श्वेत फोटोग्राफी में काम में लिया जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है बोर्ड में कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी की समीकरण लिखिए। श्याम यानी होता है काला, ब्लैक, श्वेत यानी व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो पहले कैमरा होते थे, जिनमें अभी जो कैमरा है उनमें तो मेमोरी कार्ड वगैरह आता है, पहले जो कैमरा होते थे उनमें रील होती थी, रोल गोल रील है ना, उस पर फोटो बनती थी, फोटो, तो जिसे अपन नेगेटिव भी अपनी भाषा में बोलते थे, है ना, एक्सरे टाइप की रील होती थी। तो उसमें ये काम में आता था AGBR, और सूर्य के प्रकाश में उसको सुखाया जाता था, तो फिर इस तरह फोटोग्राफी की प्रोसेस थी, तो उसमें ये विक्रिया काम में आती। तो प्रश्न आ जाए श्याम श्वेत फोटोग्राफी की समीकरण लिखो, तो याद रखना ये वियोजन का ही एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार अपन ने आज रासायनिक अभिक्रियाओं के दो प्रकार पढ़े हैं, संयोजन और वियोजन। अब अगर सवाल आता है कि संयोजन वियोजन के विपरीत क्यों है, या वियोजन संयोजन के विपरीत क्यों है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि संयोजन में अभिकारक जुड़ते हैं, वियोजन में अभिकारक टूटते हैं। संयोजन में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, वियोजन में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के पहले दो प्रकार आपने अपने क्लियर हो चुके हैं। साथ साथ नोट्स बनाते जाइए, विश्वास रखिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और लगता है कि आपके किसी दोस्त को भी हेल्प होनी चाहिए तो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगली बार हमें ढूंढने में आपको दिक्कत नहीं हो। बाकी आपके पढ़ाई, आपके मनोरंजन, सेहत का आप ध्यान रखिए। बाकी मनोरंजन और पढ़ाई का ध्यान हमारे पे छोड़ दीजिए। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।